यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। सॉरी फॉर दैट कि आपकी अभी जो अप्रैल में कंटिन्यू क्लासेस नहीं हो पाई हैं, बट अभी आपकी क्लासेस है जो कंटिन्यू चलेंगी। आज हम एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो कि 2025 का ही पेपर है और जिनका स्पेशली बीएसएफ के लिए एग्ज़ाम है। बीएसएफ के लिए एग्ज़ाम है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि आर्मी का ही पेपर है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बीएसएफ, जीएमसीएच, केजीएमयू के लिए ऑफिशियल है जो मॉडल पेपर आपको आ गए हैं मेडिकल एंड नर्सेस सबके, जिसमें आपके 43 सेट ऑफ पेपर हैं। पर सेट है जो आपके 100 क्वेश्चन है, मतलब 4300 क्वेश्चन। साथ में आपको 1000 वन लाइनर क्वेश्चन है, 1000 वन लाइनर हैं। तो यहाँ पर जो भी लोग लेना चाहते हैं, मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, उसके थ्रू इनको आप है जो ले सकते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में रहेंगे। 1000 वन लाइनर प्लस 43 हैं जो 43 हैं जो सेट ऑफ मॉडल पेपर। पर सेट में 100 क्वेश्चन आपको रहने वाले हैं। एक और चीज़, जो भी लोग इनकी प्रिंट कराना चाहते हैं आप इनका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। बुक्स है जो अभी फ्लिपकार्ट पर अब है जो अवेलेबल हो गई हैं। 15-20 दिन है जो बुक्स मैंने आउट ऑफ स्टॉक रखी थी क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन थी जहाँ से आपको बुक्स कोरियर की जाती। बट अभी आप लोग बुक है जो ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से भी और डायरेक्ट भी। डायरेक्ट में आपको बुक सस्ती पड़ती है कंपेयर टू फ्लिपकार्ट के, तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो बुक्स आप सभी ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है हर एक एग्ज़ाम का। जैसा मैंने कहा कि जिनका आर्मी वालों का अपकमिंग बीएसएफ का एग्ज़ाम है उनके लिए क्वेश्चन पेपर बहुत हेल्पफुल है। साथ ही साथ जो लोग सीएचओ, एनएचएम, जीएमसीएच या कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोग भी इस पेपर को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। टोटल 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं इस पेपर में। कोशिश करूँगी कि एक ही क्लास में आपको पूरे 150 करवा दिए जाएँ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन चिल्ड्रन। बच्चों की बात की जा रही है कि बच्चों में आईएम इंजेक्शन है जो किस साइट पर दिया जाएगा। मिड डेल्टॉइड साइट, दैट मीन्स अपर आर्म में क्या, वास्टस लेटरलिस साइट, वेंट्रोग्लूटियल साइट या फिर डॉर्सोग्लूटियल साइट, कहाँ पर दिया जाएगा। तो बच्चों की यदि बात की जाए वो कौन सी होती है, वो होती है वास्टस लेटरलिस मसल्स। क्या है, वास्टस लेटरलिस मसल्स। अब यहाँ पर बच्चों में यदि आईएम इंजेक्शन दिए जा रहे हैं तो इवन यदि वैक्सीन की भी बात की जाए, जो भी वैक्सीन आईएम रूट से दी जाती हैं तो वो वैक्सीन भी यहाँ पर वास्टस लेटरलिस मसल्स में ही दी जाएंगी। यदि हम एडल्ट में बात करें तो एडल्ट में है जो वेंट्रोग्लूटियल साइट पे भी दे सकते हैं आप, या फिर हम बात करें कि यदि आईएम इंजेक्शन दिया जा रहा है तो यहाँ पर आपको एग्जाम में जेट ट्रैक मेथड आती है, वो भी आईएम के लिए यूज़ की जाती है। जेट ट्रैक क्यों यूज़ की जाती है, ताकि किसी भी मेडिकेशन के कारण यदि इरिटेशन होता है तब जेट ट्रैक मेथड है जो अपनाई जाती है ताकि लीकेज ना हो और अदर टिश्यूज़ में इरिटेशन कॉज ना हो। तो यहाँ पर आपको आईएम इंजेक्शन से यदि एग्ज़ाम में क्वेश्चन है कितने डिग्री पे देते हैं हम, तो ये दिया जाता है 90 डिग्री के एंगल पर, इस तरीके से यहाँ पे। तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा जहाँ पर वहाँ इंजेक्शन दिया जाएगा। तो 4-5 क्वेश्चन हैं जो आपके आईएम इंजेक्शन से इंक्लूड होते हैं। एक जेट ट्रैक, बच्चों में कहाँ देंगे, बड़ों में, एडल्ट्स में कहाँ देंगे, कितने डिग्री के एंगल पे देंगे, जेट ट्रैक मेथड में कौन सी मेडिकेशन यूज़ की जाती हैं जो इरिटेबल होती हैं, ऑयली फॉर्म में होती हैं, वो यहाँ पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के थ्रू ही जेट ट्रैक मेथड अपना के दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, और इवन वैक्सीन की भी बात की जाए तो जो वैक्सीन जैसे कि पेंटावेलेंट वैक्सीन हो गई जो इंट्रामस्कुलर दी जाती है तो वो भी वास्टस लेटरलिस मसल्स में ही दी जाएगी। बच्चों में विटामिन के का इंजेक्शन हो गया, वो भी वास्टस लेटरलिस मसल्स में ही दिया जाएगा। तो जितनी भी बच्चों में आईएम इंजेक्शन के थ्रू वैक्सीन हो, मेडिकेशन हो, वो सब इन्हीं मसल्स में दी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लेस द वाइटल साइन इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉर द नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन की यहाँ पे बात की जा रही है तो वाइटल साइन का आपको ऑर्डर है जो प्लेस करना है। सही ऑर्डर क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेट 28 ब्रीथ पर मिनट, SpO2 89% है, टेम्परेचर 37.3 डिग्री है, हार्ट रेट 72 बीट पर मिनट है। नर्सिंग इंटरवेंशन यहाँ पर एज पर प्रायोरिटी की बात की जा रही है तो क्या होगा, तो यहाँ पर ये देखिए आप कि आपका सही सीक्वेंस क्या होगा। तो टेम्परेचर भी ठीक है, हार्ट रेट भी यहाँ पर ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप बाद में इनको रख सकते हैं। बट जो SpO2 वैल्यू है
जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है क्या है, कम है, यहाँ पर क्या है, कम है, तो आपका पहले आएगा, क्योंकि प्रायोरिटी बेस्ड आपको रखना है, किसको प्रायोरिटी आप देंगे। फिर आपका रेस्पिरेटरी रेट है जो 18 से 20 तक हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर ए भी बढ़ा हुआ है, तो आपका यहाँ पर क्या होगा, ए हो जाएगा। फिर आपका आता है क्या, टेम्परेचर, क्या होगा, टेम्परेचर, हार्ट बीट नॉर्मल है, तो यहाँ पे आप लास्ट में इसको रखेंगे, तो आपका सही क्या होगा, BACD। ऑप्शन फर्स्ट में है BACD, दूसरे में है CABD, ACBD या फिर BCDA। तो ये देखिए, जैसा यहाँ पे कहा गया है कि प्रायोरिटी बेस्ड आपको रखना है, तो प्रायोरिटी में सबसे पहले आपका प्रायोरिटी क्या होगी, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम है तो इसको प्रायोरिटी देंगे आप, रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा है तो इसको देंगे, देन टेम्परेचर और हार्ट रेट क्योंकि नॉर्मल है तो यहाँ पे इसको देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, BACD, मतलब आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। क्लियर है। इस तरीके के क्वेश्चन राजस्थान CHO में आते हैं, MP में तो उतने नहीं आते हैं, बट राजस्थान CHO में इस तरीके के क्वेश्चन, यदि 100 क्वेश्चन है तो इस बार तो पैटर्न ही अलग है, नॉन नर्सिंग है जो इंक्लूड हो गई है, तो यहाँ पर उसमें भी आपको आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपको, मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट सेकेंड। यहाँ पे लिस्ट मैच करनी है आपको, एक लिस्ट में दी गई है मैकेनिकल डिवाइसेस, तो दूसरे में दिए गए हैं फिजिकल कंफर्ट, मतलब क्या है जो किसके लिए काम करेगा। देन अगेन आपको यहाँ पे जोड़ी मिला के आपको करेक्ट आंसर है जो चूज़ करना है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस क्या दी गई है, बेड क्रेडल, बेड ब्लॉक्स, एयर कुशन या फिर एयर रिंग। तो ये सभी क्या है, आपकी मैकेनिकल डिवाइस हैं, यहाँ पर क्या है, मैकेनिकल डिवाइस हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पर आपका सही है जो क्या होगा। तो यहाँ पर आपका जो बेड क्रेडल है, बेड क्रेडल यूज़ किया जाता है कि टू प्रिवेंट द टॉप क्लॉथ कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, ए का 4th हो जाएगा। फिर आता है बेड ब्लॉक्स, बेड ब्लॉक्स यूज़ किए जाते हैं अरेस्ट द हेमरेज या फिर ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। किसके लिए, जो बेड ब्लॉक्स हैं किसके लिए यूज़ किए जाएंगे, तो बेड ब्लॉक्स एक कंफर्ट डिवाइस है जो कि स्क्वायर शेप में आ सकता है, एक तरीके की सीट टाइप से रहेगी, हेमरेज को प्रिवेंट करने में इनको यूज़ है जो किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, टू अरेस्ट द हेमरेज। फिर आपका आता है एयर कुशन, तो एयर कुशन यूज़ किया जाता है कि किसी भी बॉडी पार्ट्स में यदि प्रेशर पड़ रहा है तो उसको रिलीव करने के लिए। फिर आपका आता है एयर रिंग, टू लिफ्ट द हिप फ्रॉम द बेड। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। क्लियर है। तो अब आपका क्या बना, बेड क्रेडल हो गया 4th, मतलब जो टॉप क्लॉथ कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट है। फिर बेड ब्लॉक्स हेमरेज को प्रिवेंट करने में, एयर कुशन प्रेशर ना पड़े किसी बॉडी पार्ट्स को उसको रिलीव करने में यूज़ होगा, एयर रिंग होगा टू लिफ्ट द हिप फ्रॉम द बेड। तो यहाँ पर क्या है, एयर रिंग है, क्या है, एयर रिंग है जो कि एक डिवाइस है, ये किसके लिए यूज़ की जाएगी, तो इसका यूज़ किसके लिए किया जाएगा, ये होगा हिप को अप करने के लिए। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, A 4th, B 3rd, C 2nd, D 1st। क्या होगा, A 4th, B 3rd, C 2nd और D 1। यहाँ पे आपको इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, the enema given to relieve the gaseous distension of abdomen by increasing peristalsis and expulsion of flatus। flatus का मतलब बोलते हैं गैस बन रही है, फार्ट। क्या बोलते हैं यहाँ पे आप इसको, फ्लैटस का मतलब ना पता हो तो फार्ट, गैस पास करना। तो कौन सा एनिमा यूज़ किया जाएगा गैसियस डिस्टेंशन को रिलीव करने के लिए। एनिमा क्यों दिया जाता है, गैस बन रही हो या फिर कोई मेडिकेशन देनी हो या फिर रेक्टम को खाली करना हो या फिर हेलमेंथिस इन्फेस्टेशन हुआ हो तो उसके लिए कौन सा एनिमा देंगे हम, कार्मिनेटिव, कोल्ड, ग्लिसरीन या फिर एस्ट्रिंजेंट। तो जो एनिमा यहाँ पे दिया जाएगा वो होगा कार्मिनेटिव एनिमा। कौन सा, कार्मिनेटिव एनिमा यूज़ किया जाता है यदि गैस बन रही है तब। यदि एंटी हेलमेंथिक की बात की, हेलमेंथिक एनिमा भी दिया जाता है यदि हेलमेंथिक इन्फेस्टेशन हो तब। नेक्स्ट वन इज इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर ऑल्सो नोन एज। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जनरल ऑब्जेक्टिव, प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव या फिर इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शन मतलब इंस्ट्रक्शन किसी एक स्पेशल चीज़ को लेके दिए जाएंगे, जनरल इंस्ट्रक्शन की बात अलग है। यहाँ पे क्या कहा गया, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव मतलब
कोई भी यहाँ पर हम टारगेट सेट करते हैं या फिर कुछ एम बनाते हैं, तो जो भी यहाँ पे क्या होंगे आपको पर्टिकुलर वे में होंगे वो कहलाते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। कौन से? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट वन इज ऑपरेंट कंडीशनिंग इज अ टेक्निक यूज्ड इन, ये आपको बहुत आती है एग्जाम में। ऑपरेट कंडीशनिंग है जो किसके लिए यूज़ की जाएगी ये टेक्निक? मोटिवेशनल काउंसलिंग के लिए, ग्रुप काउंसलिंग के लिए, बिहेवियरल काउंसलिंग के लिए या फिर वोकेशनल काउंसलिंग के लिए। तो ये टेक्निक अपनाई जाती है, किसके लिए अपनाई जाएगी? आप लोग भी यहाँ पे अपने क्वेश्चन है जो मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी अपनाई जाती है किसके लिए? बिहेवियर को चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर बिहेवियरल काउंसलिंग के लिए इसको अपनाया जा सकता है। किसके लिए? बिहेवियरल काउंसलिंग के लिए। जो ऑपरेशनल कंडीशनिंग थ्योरी है इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखें, इसका दूसरा नाम क्या है? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी। तो ये यूज़ की जाती है किसके लिए? इसको अपनाया जा सकता है बिहेवियर को बदलने के लिए। किसके लिए? बिहेवियर को बदलने के लिए कि यदि आपने कुछ अच्छा किया तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, कुछ गलत काम किया तो आपको पनिश किया जाएगा। इसका सीधा सा फोकस यही है। गुड वर्क किया आपने तो आपको क्या देंगे? हम रिवॉर्ड देंगे। क्या देंगे? रिवॉर्ड देंगे। लेकिन यदि आपने कुछ गलत किया, बैड थिंग्स की, तो यहाँ पे आपको क्या किया जाएगा? पनिश किया जाएगा। यही इस थ्योरी का मोटिव रहता है। नेक्स्ट वन इज एबिलिटी ऑफ द टूल टू मेजर व्हाट इट सीक्स टू मेजर इज कॉल्ड। किसी भी टूल की जो एबिलिटी है, क्षमता है मापने की, वो क्या है? वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी या फिर प्रैक्टिबिलिटी। क्या कहलाएगी ये? तो ये कहलाती है रिलायबिलिटी। क्या है? रिलायबिलिटी। नेक्स्ट वन, ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग एक्सेप्ट। माइक्रो टीचिंग के कंपोनेंट सभी हैं। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं हम, मे बी इट्स क्लियर। तो यहाँ पर माइक्रो टीचिंग के कंपोनेंट सब हैं किसी एक को छोड़कर। रिकॉर्डिंग, रिव्यूइंग, रिकॉलिंग या फिर रीडूइंग। कौन सा है जो नहीं है? माइक्रो टीचिंग के कंपोनेंट्स की बात की जा रही है। तो माइक्रो टीचिंग के कंपोनेंट्स हैं जो, वो सब कुछ हैं किसी एक को छोड़कर। तो वो होगा कौन सा? तो यहाँ पर माइक्रो टीचिंग का जो कंपोनेंट्स होते हैं एक्चुअल में, जैसे प्लानिंग होगी, क्या आप पढ़ाने वाले हैं, किस तरीके से आप एक्सप्लेन करने वाले हैं, वो सब चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन रिकॉलिंग यहाँ पे नहीं होगा। रिकॉर्ड होगा, दोबारा से करना होगा, रिव्यू होगा, रीडूइंग होगा, लेकिन रिकॉलिंग यहाँ पे इसका हिस्सा नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट डील्स एक्सक्लूसिवली विथ साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। फार्माकोलॉजी की कौन सी ब्रांच है? फार्मा में आपने मेडिसिन पढ़ी है, बनने से लेके साइड इफेक्ट होना, बॉडी से है जो एलिमिनेट होना, वो सब हमने पढ़ा है फार्मा में। लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिक ब्रांच है जो ओनली ड्रग के साइड इफेक्ट के ऊपर काम करेगी। वो क्या है? फार्माकोविजिलेंस, फार्माकोपिया, फार्माकोडायनामिक्स या फिर फार्माकोकाइनेटिक्स। डायनामिक्स और काइनेटिक्स हमने बहुत पढ़ा है, तो यहाँ पे आपको इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। एक में वर्क कर रही है और एक में बॉडी हमारी किस तरीके से मेडिकेशन को एब्जॉर्ब कर रही है, वो सब होगा। तो यहाँ पर एक कहलाता है फार्माकोविजिलेंस, मतलब फार्मा की एक ऐसी ब्रांच, फार्माकोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जिसमें किसी भी ड्रग के साइड इफेक्ट के बारे में बात की जाए। किसके बारे में? साइड इफेक्ट के बारे में बात की जाए तो वो कहलाता है फार्माकोविजिलेंस। तो यहाँ पर किसी भी ड्रग का साइड इफेक्ट कैसे होता है, एडवर्स इफेक्ट कैसे होता है, उस मेडिसिन से क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, वो सब चीज़ें किस में आएंगी? फार्माकोविजिलेंस में। मतलब साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, क्या नुकसान हो रहा है, उस चीज़ को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वो पूरी चीज़ें स्टडी किस में होंगी? फार्माकोविजिलेंस। अब अगेन आपको एक है जो लिस्ट दी गई है, एक में ड्रग ग्रुप है और दूसरे में ड्रग्स हैं। आपको यहाँ पे मैच करना है कि कौन सी ड्रग क्या है।
एक साइड ड्रग ग्रुप में आपको दिए गए हैं ACE इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या फिर कार्डियक ग्लाइकोसाइड। सभी मेडिकेशन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हैं। अब यहाँ पर इन मेडिकेशन के नाम दिए गए हैं एक साइड, तो आपको बताना है कौन सी क्या है। तो सबसे पहली ड्रग यहाँ पर क्या दी गई है, टेल्मिस्टार्टिन, डिगॉक्सिन, कैप्टोप्रिल या फिर डिल्टियाजेम। कौन सी मेडिकेशन किस ड्रग ग्रुप का है जो यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो पहली मेडिकेशन दी गई है क्या है, टेल्मिस्टार्टिन टैबलेट, जो कि हाई बीपी को ट्रीट करने में यूज़ की जाती है। ACE इनहिबिटर्स भी यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ACE इनहिबिटर्स नहीं है। क्या है, ACE इनहिबिटर्स क्लास की ड्रग नहीं है। तो यहाँ पर ये कौन सी होगी, तो यहाँ पर जो टेल्मिस्टार्टिन है ये है आपकी एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट। क्या है, एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट। फिर जितनी भी मेडिकेशन में प्रिल जुड़ जाए, क्या है, जितनी भी मेडिकेशन में प्रिल जुड़ जाए तो ये किस क्लास की हो जाती है, ACE इनहिबिटर्स की। तो ये हो गई आपकी कैप्टोप्रिल। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हमने पढ़ा है, डिगॉक्सिन। क्या पढ़ी है हमने, डिगॉक्सिन डिजिटालिस एजेंट। अब यहाँ पे आपका बचता है क्या, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तो क्या है, डिल्टियाजेम। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन ये देखिए आपको नीचे है। तो यहाँ पे आपका ACE इनहिबिटर्स क्या हो गई, कैप्टोप्रिल, जो चारों मेडिकेशन है हाई बीपी को ट्रीट करने में यूज़ की जाती है। डिजिटालिस और जो डिगॉक्सिन है वो कब नहीं देते हैं, जब पल्स रेट कितनी चली जाए, बिलो 60 चली जाए, क्योंकि मरीज को यदि बिलो 60 और दे दी तो और मरीज है जो निकल लेगा। डिगॉक्सिन की टॉक्सिसिटी भी एग्जाम में आपको आती है। तो यहाँ पर आपको दूसरी है एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट, मतलब क्या है, टेल्मिस्टार्टिन, मतलब B का 1, A का 3। यहाँ पे आप इस तरीके से इनको मैच कर सकते हैं। C का आपको क्या है, C का आपका आता है 4th, C का 4th, D का 2, मतलब 3 1 4 2। क्या है, 3 तो फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, तो यहाँ पे आपका यही होगा 3 1 4 2। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ये देखिए, चूज ट्रू सेंटेंस। चूज ट्रू सेंटेंस फ्रॉम द डेफिनेशन आर गिवन बिलो। अब यहाँ पे देखिए 4 डेफिनेशन दी गई हैं, इनमें से सही सेंटेंस आपको बताना है क्या है। पहले में क्या कहा गया है आपको, साइड इफेक्ट्स आर हार्मफुल और सीरियसली अनप्लीजेंट इफेक्ट अकरिंग एट डोजेज इंटेंडेड फॉर थेराप्यूटिक इफेक्ट्स विच कॉल फॉर रिडक्शन ऑफ डोज और विड्रॉल ऑफ द ड्रग। साइड इफेक्ट क्या है, हार्मफुल हैं और सीरियस भी, अनप्लेजेंट मतलब चाहे के भी आप उनको नहीं रोक सकते हैं। दूसरे में कहा टॉक्सिसिटी इम्प्लाइज अ डायरेक्ट एक्शन ऑफ द ड्रग ऑफन अ हाई डोज डैमेजिंग सेल। तीसरे में कहा है एडवर्स इफेक्ट आर एक्शन ऑफ ड्रग दैट आर नॉट स्पेसिफिशियली डिजायर्ड इन अ ट्रीटमेंट एंड आर एक्साइटेड एट थेराप्यूटिक डोज लेवल। फिर है इडियोसिंक्रेसी इम्प्लाइज एन इनहेरिएट qualitative abnormal reaction to a drug usually due to genetic abnormality। अब यहाँ पर आपको सही सेंटेंस पहचानना है कि सही इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर आपको पहले में क्या कहा गया है कि साइड इफ़ेक्ट क्या है, हार्मफुल है, क्या है, हार्मफुल है। लेकिन यहाँ पर ये भी कहा गया है कि ये किसी भी मेडिकेशन के रिडक्शन के कारण हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। यस, टॉक्सिसिटी है जो यहाँ पर किसी भी ड्रग के हाई डोज के कारण हो सकती है, जिससे सेल डैमेज हो सकती हैं, तो ये आपका सही है। फिर यहाँ पे क्या कहा गया, एडवर्स इफेक्ट और एक्शन ऑफ ड्रग दैट आर नॉट स्पेशली डिजायर्ड इन अ ट्रीटमेंट। तो किसी ना किसी मेडिकेशन के थेराप्यूटिक डोज देने के बाद भी यदि एडवर्स इफेक्ट होते हैं तो वो कॉमन चीज़ है, तो यहाँ पर ये आपका ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। Idiosyncrasy implies an inherent qualitative abnormal reaction or drug usually due to genetic abnormality। इडियोसिंक्रेसी यहाँ पर इडियोपैथिक हमने पढ़ा है, मतलब जेनेटिक, तो यहाँ पर वही है इडियोसिंक्रेसी। क्या है, इडियोसिंक्रेसी का मतलब यहाँ पर वही है कि कोई मेडिकेशन हो सकता है जेनेटिकली ही आपकी बॉडी उसको है जो क्या कर जाए,
हार्मफुल कॉज कर जाए, तो किसी भी मेडिकेशन का हार्मफुल फिजिकल रिएक्शन देखने को मिलना एक तरीके से यदि आपके जेनेटिक्स में ऐसा हुआ है तो आपका आंसर होगा बी एंड डी। बी और डी एक परफेक्ट डेफिनेशन इडियोसिंक्रेसी की और टॉक्सिसिटी की। नेक्स्ट इज मीज़ोप्रोस्टॉल इज इंडिकेटेड इन ऑल एक्सेप्ट, तो मीज़ोप्रोस्टॉल का इस्तेमाल सभी के लिए किया जाता है किसी एक को छोड़कर। हाइपर हाइड्रोसिस, प्रिवेंशन ऑफ NSAID इंड्यूस्ड गैस्ट्रिक अल्सर MTP, लेबर इंडक्शन और सर्वाइकल राइपनिंग, किसके लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा मीज़ोप्रोस्टॉल का। मीज़ोप्रोस्टॉल का इस्तेमाल MTP में किया जाता है, लेबर इंड्यूस करने में, सर्वाइकल राइपनिंग में भी किया जा सकता है, लेकिन NSAID इंड्यूस्ड गैस्ट्रिक अल्सर में कभी कभी यूज़ किया जाता है, रेयरली, लेकिन हाइपर हाइड्रोसिस में इसका इस्तेमाल नहीं होगा। किसका? मीज़ोप्रोस्टॉल का इस्तेमाल है जो हाइपर हाइड्रोसिस में नहीं किया जाएगा। हाइपर हाइड्रोसिस का मतलब क्या होगा? बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना। क्या है? एक्सेसिव स्वेटिंग होना, बहुत ज़्यादा पसीना आना। इस केस में इसका इस्तेमाल नहीं होगा मीज़ोप्रोस्टॉल का। MTP की तो ये ड्रग ही है, लेबर इंड्यूस करने में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और NSAID जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, इनके कारण यदि गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं तो उसको प्रिवेंट करने में भी दे सकते हैं, बट ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तो इसका इस्तेमाल नहीं होगा। नेक्स्ट वन, डैमेज टू वर्निक्स एरिया ऑफ द लेफ्ट टेम्पोरल लोब रिजल्ट इन, तो यदि वर्निक्स एरिया यदि डैमेज होता है लेफ्ट टेम्पोरल लोब का, इसके कारण क्या हो सकता है? इम्पेयरमेंट इन अंडरस्टैंडिंग स्पीच एंड रिटन लैंग्वेज, कॉन्ट्रालेटरल नेग्लेक्ट, इंक्रीज्ड इम्पल्सिवनेस, या फिर लॉस ऑफ इनिशिएटिव एंड ड्राइव। क्या देखने को मिलेगा? तो वो होगा यदि लेफ्ट टेम्पोरल लोब में प्रॉब्लम होती है, वर्निक्स एरिया डैमेज होता है, तो जो बोल रहे हैं और जो लिख रहे हैं वो आपको समझने में नहीं आएगा, इम्पेयरमेंट होगी, प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट वन इज an increase in the ability to extract information from the environment as a result of experience or practice with the stimulation coming from it is called, तो यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर? देखिए, इसको पूरा जूम आउट किया है ताकि क्वेश्चन पूरा दिखे आपको। क्वेश्चन में क्या कहा गया? इंक्रीज इन द एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, यदि आप अपने वातावरण से कोई चीज़ सीख रहे हैं तो ये क्या है? कॉग्निटिव लर्निंग है, एक्सपेरिमेंटल है, परसेप्चुअल है, या फिर रोट लर्निंग है। ये कहलाएगी आपकी कौन सी लर्निंग? ये कहलाएगी परसेप्चुअल लर्निंग। क्या होगी? परसेप्चुअल लर्निंग। नेक्स्ट वन, एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस, इट इज़ डिफाइंड एज। यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है कि कुछ आपके बिहेवियर से, कुछ आपकी प्रैक्टिस से जो चीज़ें सीख रहे हैं जिसके कारण आपके व्यवहार में परमानेंटली चेंजेस देखने को मिले, वो क्या? एजुकेशन होगा, लर्निंग होगा, कंडीशनिंग होगा, क्लासिकल कंडीशनिंग होगा। ये कहलाता है लर्निंग। लर्निंग मतलब आप कुछ पढ़ के सीख रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस से सीख रहे हैं आप अपनी, तो इस यदि आप कुछ सीख रहे हैं तो कॉमन सी बात है कि आपका बिहेवियर भी चेंज होगा, तो यहाँ पर क्या होगी? आपकी लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट वन, व्हाट रेफर्स टू अ शेयर्ड हिस्टोरिकल एंड कल्चरल हेरिटेज, तो हमारे जो हिस्टोरिकल और कल्चरल हेरिटेज को आगे बढ़ाने का काम करेगा वो क्या? रेस, इथनिसिटी, कल्चर, या फिर डायस्पोरा। क्या कहलाएगा ये? ये कहलाता है हमारे एथनिसिटी। क्या है? एथनिसिटी। नेक्स्ट वन, द सिस्टमैटिक इनहिलेशन ऑफ वन कैटेगरी ऑफ पीपल बाय अनदर ऑल्सो नोन एज इथनिक क्लिनजिंग इज टर्म्ड एज। ये तो एक नया सा ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे फिर भी, तो यहाँ पर एक सिस्टमैटिक एनहिलेशन है। क्या है? सिस्टमैटिक एनहिलेशन है, जिसमें कुछ लोग हैं, अलग अलग कैटेगरी के भी हो सकते हैं, तो वो क्या है? जीनोसाइड, कॉलोनाइजेशन, डोमिनेंस, या फिर होमिसाइड। क्या कहलाएंगे ये सब? ये कहलाते हैं जीनोसाइड। क्या है? जीनोसाइड। एक कैटेगरी के बहुत सारे लोग हैं। देखिए, एनिलेशन ऑफ वन कैटेगरी ऑफ पीपल बाय अनदर, तो ये क्या है? ये है जीनोसाइड। नेक्स्ट वन, व्हाट रिफर्स टू लर्निंग एंड परफॉर्मिंग द सोशली एक्सेप्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर गिविंग सेक्स, तो यहाँ पर एक प्रोसेस है आपकी। क्या है? एक प्रोसेस है, सोशली एक्सेप्टेड प्रोसेस है,
वो क्या है, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर रोल, जेंडर परफॉर्मेंस या फिर जेंडर फ्लूडिटी। ये आपका कहलाएगा जेंडर रोल। क्या होगा, जेंडर रोल आपका बताता है कि आपको अपनी सोसाइटी में क्या करना है, बट नाउअडेज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, लड़के कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, द टाइप ऑफ बाइंडर यूज्ड टू सिक्योर द ड्रेसिंग ऑन द रेक्टम, पेरिनियम एंड इन द ग्रोइन एरिया। तो पेरिनियम एरिया, रेक्टम एरिया, ग्रोइन एरिया, इसके लिए बैंडेज पूछी गई थी आपसे यूपीसीएचओ एग्जाम में। यूपीसीएचओ एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो वो कहलाता है टी बाइंडर। यहाँ पे आपको और कुछ की ज़रूरत ही नहीं है, कहलाता है टी बाइंडर, जिसमें रेक्टल, पेरिनियम और ग्रोइन एरिया में यदि ड्रेसिंग की जानी है तब यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, क्योंकि और कोई यहाँ पे टिकेगा नहीं, ना स्ट्रेट ना स्लिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, टी बाइंडर। नेक्स्ट वन, नेम द टाइप ऑफ फ्रैक्चर दैट अकर्स व्हेन बोन इज क्रैक्ड एंड बेंट विदाउट ब्रेकिंग कंप्लीटली अक्रॉस। यहाँ पे आपको एक फ्रैक्चर पूछा गया है कि जिसमें बोन क्या है, चटक गई है, क्रैक हो गई है, लेकिन बेंट भी हुई है, लेकिन पूरे तरीके से कंप्लीटली है जो ब्रेकआउट नहीं हुई है, वो क्या है, डिप्रेस्ड, इम्पैक्टेड, कम्युनिटेड या फिर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो ये आपका कहलाएगा कौन सा, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। जैसे लकड़ी तोड़ के दातुन के लिए आप टंग क्लीनर बनाने का काम करते हैं, हो सकता है किया हो आपने, तो उस दौरान आपका हाफ हिस्सा है जो लकड़ी का आधा टूट जाएगा, बट आधा है जो बेंड रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, तो वो क्या कहलाता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में इंटरनल फ्रैक्चर हुआ है बट बाहर है जो स्किन सेमेज दिख रही है। नेक्स्ट वन है आपका यहाँ पर बर्न। अब यहाँ पे आपको बर्न में इसका मैनेजमेंट बताना है कि टाइप ऑफ बर्न में कौन सा मैनेजमेंट सही होगा। फर्स्ट टाइप बर्न है केमिकल बर्न, दूसरा इलेक्ट्रिकल, तीसरा इनहेलेशन और चौथा थर्मल बर्न। तो पहले में क्या है, टाइप ऑफ बर्न है, मतलब किससे आप जले हैं, दूसरे में मैनेज कैसे करना है आपको। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इमीडिएटली शट ऑफ करंट फ्रॉम मेन सर्किट। करंट कहाँ से लगेगा, लाइट से। लाइट से जब करंट लग रहा है तो वो किस में आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बर्न में। किस में, इलेक्ट्रिकल बर्न में। मतलब ये हो गया आपका अलाउ फ्रेश एयर सर्कुलेशन अराउंड द विक्टिम। तो यदि किसी को इनहेलेशन बर्न हुआ है, मतलब भाप से जल गए आप, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने विक्टिम को कहेंगे बाहर खुली हवा में सांस ले लो। स्टॉप द बर्निंग प्रोसेस बाय एक्सटिंग्विशिंग फ्लेम्स। तो कोई थर्मल बर्न, मतलब यदि आप कुछ गर्म पकड़ लिए, कुछ टच कर लिए, तो स्कैल्डेड बर्न कहलाता है, लेकिन यहाँ पर आप थर्मल बर्न की कैटेगरी आएगी। फिर वॉश द साइट विथ प्लेन वाटर विथ सोडा बाइकार्ब, ये कहलाता है केमिकल बर्न। तो अब आपका आंसर यहाँ पे कौन सा बनेगा, ए का आपका तो फोर्थ हो गया कि जहाँ पर भी आप केमिकल बर्न में कहते हैं कि केमिकल गिर जाए उस एरिया को वॉश करते रहिए कंटिन्यूअस, तो यहाँ पर वो हो गया। फिर इलेक्ट्रिकल में यदि आपको इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा हो तो जहाँ भी जो मेन सोर्स है लाइट का उसको बंद करेंगे। फिर आपका इनहेलेशन, मतलब कुछ आप भाप से या कुछ इस तरीके से बर्न हुए हैं तो फ्रेश एयर में चले गए। थर्मल में जिस चीज़ से आग लगने का खतरा है या जले हैं आप उस चीज़ को स्टॉप कर दें, बंद कर दें, तो वो हो गया। तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शन बैठ रहे हैं वो होगा ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज विच स्टेनिंग टेक्निक कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट स्पायरोचीट्स। स्पायरोचीट के लिए कौन सी टेक्निक डेमोन्स्ट्रेट नहीं की जाती है, सिंपल स्टेनिंग, इम्पेरिगेशन स्टेनिंग, नेगेटिव स्टेनिंग या फिर डिफरेंशियल स्टेनिंग। स्पायरोचीट्स आपको हो सकता है कुछ कुछ याद आ रहा हो। स्पायरोचीट्स है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो स्पायरोचीट्स है जो रिस्पॉन्सिबल एक तरीके का बैक्टीरिया है। क्या है, बैक्टीरिया है। तो यहाँ पर हेलिकली कॉइल्ड शेप्ड बैक्टीरिया है। तो यहाँ पर इसके थ्रू क्या होता है, लाइमी डिसीज़ भी कॉज हो सकती है स्पायरोचीट के थ्रू। तो यहाँ पर ट्रिप्नोमा, बोरियल, लेप्टोस्पायरा, ये सब इसी की कैटेगरी के हैं। तो यहाँ पर जो स्टेनिंग नहीं होगी डेमोन्स्ट्रेट करने लायक वो होगी सिंपल स्टेनिंग टेक्निक, बाकी ये सभी होंगी। नेक्स्ट वन, स्फेरिकल और ओवल सेल बैक्टीरिया नोन एज। जो बैक्टीरिया का शेप स्फेरिकल शेप में हो
वो कौन से होंगे? कोकाई, बेसिलाई, विब्रियो या स्पायरा। तो ये होते हैं कोकाई बैक्टीरिया। कौन से? कोकाई, जो कि स्पाइरल शेप में या फिर ओवल शेप में रहेंगे। नेक्स्ट इज एक्टिनोमाइसाइट्स आर, ये हमने पढ़ा है क्वेश्चन जब आफ्टर दैट कोविड के बाद एक फंगल इन्फेक्शन हुआ था। एक्टिनोमाइसाइट्स, तो यहाँ पर एक क्या है? बैक्टीरिया दैट आर सेल वॉल डेफिशिएंट, डू नॉट हैव स्टेबल मॉर्फोलॉजी, फ्लेक्सस स्पाइरल फॉर्म्ड बैक्टीरिया, ब्रांचिंग फिलामेंटस बैक्टीरिया, फिर बैक्टीरिया प्रेजेंटेड इन क्यूनिफॉर्म। कौन से बैक्टीरिया है यहाँ पर? ये हैं ब्रांचिंग फिलामेंटस बैक्टीरिया। क्या है? ब्रांचिंग फिलामेंटस बैक्टीरिया। एक चीज़ और है इस क्वेश्चन पेपर की खास बात यह है, आपकी पूरी नर्सिंग के क्वेश्चन है जिसमें माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन, ओबीजी, एमएसएन, सीएचएन, साइकेट्रिक सब कवर हो जाने हैं। नेक्स्ट वन, बैक्टीरिया विच कैन सिंथेसाइज ऑल देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड और कॉल्ड। कौन से बैक्टीरिया है जो हर एक तरीके से सिंथेसाइज हो सकते हैं ऑर्गेनिक वे में? ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, कीमोट्रॉप्स या फिर फोटोट्रॉप्स। फोटोट्रॉप्स को तो लाइट की ज़रूरत होती है। क्या लाइट की ज़रूरत पड़ती है फोटोट्रॉप्स वालों को? ये कहलाते हैं ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया। क्या है? ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया। नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसीज। तो इनमें से कौन सी है जो खाने पीने के कारण न्यूट्रिशन की कमी के कारण नहीं होगी? डायबिटीज़ मेलाइटिस, एनीमिया, थायराइड या फिर ऑस्टियोमलेशिया। क्या है जो खाने पीने की या न्यूट्रिशन की कमी के कारण नहीं होगा? एनीमिया होगा, थायराइड हो सकता है आयोडीन की कमी से हो जाए, ऑस्टियोमलेशिया विटामिन सी की कमी से हो जाए। अब यहाँ पर बचता है डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो इंसुलिन आपकी न्यूट्रिशन का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा? डायबिटीज़ मेलाइटिस। क्लियर है? नेक्स्ट वन, देन अगेन आपको यहाँ पे मैच करना है सेट ए को सेट बी से। तो एक साइड है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, एसेंशियल अमीनो एसिड, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड या फिर डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन। क्या होगा यहाँ पर? अब आप यहाँ पे मैच कीजिए क्वेश्चन नंबर 27। तो यहाँ पर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है तो वो होता है हीमोग्लोबिन। क्या होगा? हीमोग्लोबिन। फिर यहाँ पे आपका आता है एसेंशियल अमीनो एसिड, तो वो है ट्रिप्टोफैन। सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड तो वो है आर्जिनिन। राइबोफ्लोविन की कमी से ओरल थ्रस है जो हो सकता है ओरल थ्रस। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ए का आपका हो जाएगा 2 हीमोग्लोबिन, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा आपका क्या 4th एंड डी का हो जाएगा आपका क्या 3 ओरल थ्रस। क्लियर है? नेक्स्ट इज अमीनो एसिड आर क्लासिफाइड इनटू एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एंड सेमी एसेंशियल एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर ऑल एक्सेप्ट, ये हमने पढ़े एसेंशियल, नॉन एसेंशियल और सेमी एसेंशियल। मोस्ट ऑफ दी हमने एसेंशियल अमीनो एसिड पढ़े हैं। तो इनमें से नॉन एसेंशियल सब हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन, प्रोलीन या फिर एलानिन। कौन सा नहीं है? तो वो होगा सिस्टीन। क्या है? सिस्टीन। नेक्स्ट इज एक साइड स्प्लिंट दिए गए हैं और कौन सा स्प्लिंट्स किसके लिए यूज़ किया जाता है दिया गया है। अब आपको बताना है सही क्या होगा। थॉमस स्प्लिंट, आर्म स्प्लिंट, गोच स्प्लिंट, लिस्टन्स स्प्लिंट। यहाँ पर स्प्लिंट दिए गए हैं, आप बताइए कि कौन सा स्प्लिंट्स किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो थॉमस स्प्लिंट्स यूज़ किया जाता है हिप को इमोबिलाइज करने के लिए, तो ये नहीं होता। हिप इमोबिलाइज करने के लिए लिस्टन स्प्लिंट यूज़ किया जाता है। क्या है? लिस्टन स्प्लिंट है जो यूज़ किया जाता है। फिर आपका आता है यूज्ड फॉर इमोबिलाइजेशन ऑफ द फ्रैक्चर ऑफ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी। तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है गोच स्प्लिंट। क्या है? गोच। फिर आपका यहाँ पे आता है यूज्ड फॉर इमोबिलाइजेशन ऑफ द फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। तो इसके लिए कौन सा यूज़ किया जाएगा? इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है आर्म स्प्लिंट। फिर यहाँ पे आपका वास्ता यूज्ड फॉर इमोबिलाइजेशन ऑफ फ्रैक्चर ऑफ द फीमर और टीबिया। तो इसके लिए होता है थॉमस स्प्लिंट। तो यहाँ पर आपके स्प्लिंट देखिए मैच हो गए। थॉमस किसके लिए यूज़ हो रहा है? फ्रैक्चर ऑफ द फीमर और टीबिया के लिए, मतलब ए का 4th।
तो ए का फोर्थ, ए का 1 है, ये है ए का फोर्थ यहाँ पे। बी का 3 यूज्ड फॉर द इमोबिलाइजेशन ऑफ फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस आर्म स्प्लिंट है। गोच स्प्लिंट, तो गोच यूज किया जा रहा है फ्रैक्चर ऑफ द अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी के लिए। लिस्टन स्प्लिंट इमोबिलाइजेशन ऑफ द हिप। क्लियर। नेक्स्ट वन, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 आर फैटी एसिड विच आर रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी इंडिविजुअल। तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड हैं जो कि ज़रूरी भी हैं एक हेल्दी पर्सन में। किस तरीके के एसिड हैं? पॉली अनसैचुरेटेड, मोनोसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड या फिर सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये हैं हमारे किस कैटेगरी के? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कैटेगरी के। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट है The basic steps in conducting an RCT includes the following. RCT के बेसिक स्टेप्स क्या हैं? रेंडमाइजेशन, सिलेक्टिंग रेफरेंस पॉपुलेशन और मैनिपुलेशन। दूसरा ऑप्शन है दूसरे ऑप्शन में ड्राइंग अप अ प्रोटोकॉल, इंटरवेंशन, असेसमेंट ऑफ आउटकम, रेंडमाइजेशन, सिलेक्टिंग रेफरेंस एंड एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन और इंटरवेंशन। लास्ट रेंडमाइजेशन, मैनिपुलेशन, असेसमेंट ऑफ आउटकम। आरसीटी का मतलब होता है रेंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल। याद रखें, रेंडमाइज्ड, आप लोग लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पे तो उतना प्रॉपर मैं नहीं लिख पाऊंगी। रेंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल तो आरसीटी रिसर्च में यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे किसके लिए होगा? आरसीटी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा रेंडमाइजेशन, सिलेक्टिंग रेफरेंस एंड एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन एंड इंटरवेंशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। आरसीटी, रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स आर एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट। इसमें तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। एजेंट होस्ट इन्वायरमेंट, होस्ट इन्वायरमेंट ट्रांसमिशन, एजेंट होस्ट इंक्यूबेशन पीरियड या फिर इन्वायरमेंटल ट्रांसमिशन इंक्यूबेशन पीरियड एंड क्लिनिकल फीचर्स। सही आंसर आपका क्या होगा? ये तो मैं आपके लिए छोड़ूंगी। यदि ट्रायंगल पूछें तो एजेंट होस्ट इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे आपको बताना है डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। डिटर्मिनेंट्स एपिडेमियोलॉजी के क्या होंगे? आपका या तो फर्स्ट होगा या फोर्थ होगा, दो में से आप आंसर कीजिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ निगलेक्ट पब्लिक हेल्थ इशू इन मैनी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज। तो पब्लिक का जो एक इशू है, चाहे वो ट्रॉपिकल एरिया हो, अच्छे कंट्रीज़ हों, मतलब कि डेवलप्ड हों या अंडर डेवलप्ड हों, मेन इशू क्या है निगलेक्शन का? पॉइजनिंग, स्नैक बाइट, फॉल्स या फिर बर्न। तो मेन इशू यहाँ पर है आपका स्नैक बाइट, नेग्लेक्टेड है और ये नेग्लेक्टेड पब्लिक हेल्थ इशू है मैनी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में, वो है स्नैक बाइट। गिरना, जलना, पॉइजन, इनसे आप सबको बचा सकते, लेकिन एक स्नैक बाइट ऐसी चीज़ है पता नहीं कहाँ से लहलहाते हुए वो चले आए। नेक्स्ट वन, विच ICTC प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू स्टाफ ऑफ एग्जिस्टिंग हेल्थ फैसिलिटीज़ ऑन काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सर्विसेज ऑफ HIV। कौन सी ICTC प्रोवाइड कराती है HIV के रिगार्डिंग टेस्टिंग और काउंसलिंग के लिए ट्रेनिंग? स्टैंड लोन ICTC, FICTC, मोबाइल ICTC या फिर फिक्स्ड फैसिलिटी ICTC? क्या है, कौन सी ICTC है जो प्रोवाइड करवाएगी? वो होती है FICTC, जिसके तहत जो भी HIV के क्या होनी है, काउंसलिंग होना है या फिर टेस्ट होना है उसके लिए। तो ये कौन होगा? वो कहलाएगा आपका F फैसिलिटी इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। क्या है यहाँ पर आपका? फैसिलिटी का यहाँ पर F का मतलब है यहाँ पर क्या है? फैसिलिटी इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, जिसके तहत जो इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर है, F जो फैसिलिटी इंटीग्रेटेड है, वो यहाँ पर जो भी टेस्टिंग होनी है, HIV के लिए काउंसलिंग होनी है, जो भी यहाँ पर ट्रैवल टाइम रहा है या फिर
कहाँ से किस तरीके से, तो वो सब यहाँ पे किस में होगा, FICTC के तहत स्टाफ है जो उसको ट्रेनिंग करेगा। नेक्स्ट वन, विच वैक्सीन कैन बी गिवन टू चिल्ड्रन बिटवीन 1 to 5 ईयर ऑफ एज हु हैज़ नेवर बीन वैक्सीनेटेड। यदि बच्चे को वैक्सीन नहीं लगा है, यदि किसी बच्चे को 1 से 5 साल की उम्र तक कोई सा भी वैक्सीन नहीं लगा है, तब बच्चे को कौन सा वैक्सीन है जो दिया जाएगा। ऑप्शन में है यहाँ पर आपको 3 डोज ऑफ DPT OPV 1 month अपार्ट अलॉन्ग विद बूस्टर डोज आफ्टर 6 months, मीजल्स 2 डोज 2 ml विटामिन ए सॉल्यूशन, या फिर DPT 1 OPV 1 मीजल्स एंड 2 ml ऑफ विटामिन ए सॉल्यूशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड डोज ऑफ DPT, या फिर मीजल्स OPV विटामिन ए सॉल्यूशन और DPT बूस्टर डोज। तो मैं यहाँ पे बता दूँ 1 से 5 साल की उम्र तक बच्चों के मोस्ट ऑफ दी वैक्सीन है जो कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो होते हैं DPT के 3 डोज हो जाएंगे, OPV का पहला डोज है, उसके साथ ही साथ बूस्टर भी हो जाएगा 6 महीने के बाद, मीजल्स के 2 डोज दे दिए जाएंगे और 2 ml विटामिन ए सॉल्यूशन है जो दिया जाएगा। तो यदि किसी बच्चे को 1 से 5 साल की उम्र तक कोई वैक्सीन नहीं लगा है तो यहाँ पर इतने उसको दिए जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट वन, क्योंकि DPT का जो पेंटावेलेंट है 6, 10, 14 वीक्स में दे दिया जाता है, ओरल पोलियो वैक्सीन का 0 है तो जन्म के समय दे दिया जाता है, फिर 1 महीने का हो तो फर्स्ट दिया जाता है, विटामिन ए दिया जाता है सॉल्यूशन 9 महीने में, जब मीजल्स दिया जाता है 9 के बाद में 3 महीने का ब्रेक देके 12 महीने की उम्र के बाद है जो दूसरा डोज दे देते हैं। इस तरीके से पूरी वैक्सीन यहाँ पे दे दी जाएंगी। नेक्स्ट वन इज द प्रायोरिटी इंटरवेंशन अंडर एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम आर। तो प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होगी एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम में, AFHCS, WIFS, आउटरीच एक्टिविटीज़, फैसिलिटी बेस्ड काउंसलिंग, मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम, एडोलेसेंट न्यूट्रिशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन, एडोलेसेंट हेल्थ क्लीनिंग, काउंसलिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ चेकअप, या फिर ARSH सर्विसेज, WIFS, VHND, या फिर हेल्थ चेकअप्स क्या यहाँ पे इंक्लूडेड रहेगा। तो वो होगा यहाँ पर एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम के तहत एडोलेसेंट न्यूट्रिशन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, इसकी भी योजनाएं हैं, जैसे किसी एक सबला योजना है, एडोलेसेंट हेल्थ क्लिनिक, काउंसलिंग और हेल्थ चेकअप यहाँ पे इसका हिस्सा रहेंगे। क्लियर। RBSK राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, RKSK राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये सब इन्हीं के लिए है, RKSK स्पेशली। RMNCH+A है जो यहाँ पर +A इंक्लूड होता है एडोलेसेंट हेल्थ के लिए। नेक्स्ट इज नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम इज फ्लैगशिप प्रोग्राम अंडर। तो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है किस प्रोग्राम के तहत है, नेशनल फैमिली प्लानिंग वेलफेयर प्रोग्राम, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, या फिर आयुष्मान भारत। ये सभी स्कीम एग्जाम में आपको आती हैं। तो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम हिस्सा है आयुष्मान भारत योजना का, किसका, आयुष्मान भारत योजना का हिस्सा है। तो यहाँ पर जो आयुष्मान भारत योजना है क्या है, आयुष्मान भारत योजना या फिर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के नाम से भी नाउअडेज इसको जानने लगे हैं। इसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या फिर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत सारी है जो स्कीम्स इंक्लूड की गई हैं। तो इसी के तहत ये भी है कौन सी, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, किसके अंदर है, आयुष्मान भारत के तहत। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल हेल्थ आउटकम्स ऑफ फैमिली प्लानिंग इंक्लूड दी फॉलोइंग। तो प्रिंसिपल हेल्थ आउटकम है फैमिली प्लानिंग के तहत कौन से, वुमेन्स हेल्थ, फीटल हेल्थ, इन्फेंट एंड चाइल्ड हेल्थ, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, स्मॉल फैमिली नॉर्म, एलिजिबल कपल, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, कपल प्रोटेक्शन है, टारगेट कपल, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, कॉन्ट्रासेप्शन, स्मॉल फैमिली नॉर्म्स। तो यहाँ पर आपका जो स्मॉल फैमिली नॉर्म्स है, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज किसके लिए होंगी, जिसमें वुमेन की हेल्थ भी रहेगी, आउटकम निकल के आएंगे। मतलब फैमिली प्लानिंग यदि अपनाए तो क्या क्या आउटकम निकल के आएंगे, तो वो होगा एक महिला की हेल्थ, फीटल हेल्थ, इन्फेंट और चिल्ड्रंस हेल्थ, ये यहाँ पे इसका हिस्सा रहेंगे। नेक्स्ट वन, मेन हेल्थ प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग हेल्थ ऑफ द मदर एंड चाइल्ड इन इंडिया आर। तो माँ और बच्चा है जो भारत में किस समस्याओं से जूझते हैं, मेन हेल्थ प्रॉब्लम है जो, पुअर हेल्थ केयर डिलीवरी, पॉपुलेशन एक्सप्लॉयजन, जेंडर इनइक्वालिटी,
वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, फीमेल फीटोसाइड, सोशल इनइक्वालिटी ऑफ वुमेन, माल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन, अनकंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन, या फिर डोमेस्टिक एब्यूज, सब्सटेंस एब्यूज और सेक्सुअल एब्यूज। माँ और बच्चा दोनों की यहाँ पे बात की जा रही है, तो ये दोनों गुजरते हैं माल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन और अनकंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन से। मतलब वो बिना कोई मेथड अपनाए एक के बाद एक बच्चे पैदा करते जा रहे हैं, जिसके कारण माँ और बच्चे दोनों को ही प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर मेन हेल्थ प्रॉब्लम क्या है भारत में? माल न्यूट्रिशन है, इन्फेक्शन है और अनकंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट वन इज द टर्म न्यूनेट हु इज एप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज वुड बी बोर्न एट। तो न्यूनेट वर्ड यूज किया जा रहा है, तो बच्चा कितने हफ्ते के बाद पैदा हुआ होगा? 36 वीक 5 डेज विथ बर्थ वेट 2.45 kg। बच्चे की जो यहाँ पर न्यूनेट के लिए एक टर्म न्यूनेट की बात की जा रही है, मतलब बच्चा कितने हफ्ते के बाद पैदा होगा? 37 हफ्ते के बाद ही पैदा हुआ होगा, तो ये तो नहीं होगा। दूसरे में है 39 वीक्स विथ बर्थ वेट 2.45 kg, मतलब इंडियन बच्चे का वजन 2500 ग्राम तो नॉर्मल ही है, 2500 ग्राम से 3 kg तक का, मतलब 2.5 kg, तो ये भी नहीं होगा, ये भी बच्चा टर्म न्यूनेट में है, तो ये भी अंडर वेट है थोड़ा सा। फिर 42 वीक्स 1 डे विथ बर्थ वेट 2.6 kg, 41 वीक्स 5 डे विथ बर्थ वेट 2.6 kg। कौन सा बच्चा यहाँ पर इस कैटेगरी में फिट होगा? तो वो होगा यहाँ पे आपका ये वाला। न्यूनेट की बात की जा रही है। 41 हफ्ते 5 दिन का, 42 वीक 1 दिन हो गया, तो यहाँ पर पोस्ट टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? पोस्ट टर्म। देखिए कितना ट्रिकी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इतना छोटा सा है कि टर्म न्यूनेट है जिसमें एक एप्रोप्रिएट जेस्टेशनल एज क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए बजट तो सही दिया है कि 2.6 kg रहेगा, लेकिन जब बच्चा आफ्टर 42 वीक के बाद पैदा होता है तो वो पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में कंसीडर हो जाएगा, टर्म में नहीं आएगा। यदि बिलो 36 होता है प्री टर्म में आ जाएगा, फिर 37 के पहले होता तो प्री टर्म में। लेकिन यहाँ पर देखिए 39 वीक के साथ अंडरवेट दिया है, ये भी अंडरवेट दिया है, ये दोनों में वजन सही है, लेकिन एक पोस्ट टर्म है और एक टर्म है, इसीलिए ऑप्शन 4 आपका सही होगा कि 41 हफ्ते 5 दिन हुए हैं, बर्थ वेट 2.6 kg है, तो ये टर्म न्यूनेट में कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज बेबी बर्थ वेट ऑफ लेस देन 1000 ग्राम इज टर्म्ड एज। देखिए यहाँ पर लो बर्थ वेट की हमने कई कैटेगरी पढ़ी हैं, लो बर्थ वेट, वेरी लो बर्थ वेट, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, और यहाँ पर SFD बेबी, मतलब यहाँ पर कौन से बेबी होंगे? स्मॉल फॉर डेड बेबीज। क्या है? स्मॉल फॉर डेड बेबीज। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? यदि बच्चा 1 किलोग्राम से भी कम वजन का पैदा हुआ है तब वो किस कैटेगरी में आएगा? तो वो आएगा हमारा एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज़ में। यदि 1500 से होता, कितना? बिलो 1500 होता तो वेरी लो बर्थ वेट, बिलो 2.5 kg होता, मतलब 2500 ग्राम से कम होता तो लो बर्थ वेट होता। फिर यहाँ पर क्या होगा आपका? स्मॉल फॉर डेट, मतलब टाइम पूरा हो गया, सब हो गया, बच्चा पैदा हुआ तो साइज छोटी है, वजन कम है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज डोज ऑफ इंजेक्शन एड्रेनालिन 1/10,000 फॉर न्यूनेटल रिससिटेशन इज। ये भी एग्जाम में, एम्स के एग्जाम में बहुत आया है, पहले नॉर्सेट में तो बहुत पूछा गया है। तो यहाँ पर इंजेक्शन एड्रेनालिन का न्यूनेटल रिससिटेशन में कितना डोज होगा, यहाँ पर वैल्यू भी बताई गई है। तो ये यहाँ पर होता है आपका 0.1 to 0.3 ml पर kg बॉडी वेट। क्या है? पर kg बॉडी वेट के हिसाब से 0.1 to 0.3 ml पर kg बॉडी वेट। नेक्स्ट इज फ्लैक्स साइन इज द क्लिनिकल फीचर सीन इन। बच्चे के हेयर हैं झंडे टाइप देखने को मिलेंगे पीछे से, तो ये किस में देखने को मिलेगा? मरासमस, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्वाशियोरकर या फिर आयोडीन डेफिशिएंसी। तो ना आयरन में होगा ना आयोडीन में होगा, ये आपको बताना है मरासमस में होगा कि क्वाशियोरकर में होगा। किस में होगा? ये होता है क्वाशियोरकर में। किस में? क्वाशियोरकर में। नेक्स्ट वन 4 एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट आर। टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में हार्ट का शेप कैसा दिखाई देता है? बूट शेप्ड। कैसा?
बूट शेप्ड। अब यहाँ पे आपको बताना कौन से 4 कंपोनेंट्स इसका हिस्सा हैं। एक तो होता है पल्मोनरी स्टेनोसिस, दूसरा होता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, फिर होता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ओवर राइडिंग ऑफ द अओर्टा। अब यहाँ पर वो चारों कौन से हैं, तो वो आपके होंगे लास्ट में। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे आपको बूट शेप्ड हार्ट जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, चेस्ट एक्सरे किया जाएगा तो, और यहाँ पे चारों पूछे जाते हैं टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में, तो यही है VSD, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ओवर राइडिंग ऑफ अओर्टा, पल्मोनरी स्टेनोसिस। नेक्स्ट वन इज इंजेक्शन सोडा बाइकार्बोनेट शुड बी डाइल्यूटेड इन। सोडा बाइकार्बोनेट को किस में डाइल्यूट किया जाता है, नॉर्मल सलाइन में, डेक्सट्रोज सॉल्यूशन, रिंगर लैक्टेट या फिर डिस्टिल वाटर में। तो यहाँ पर जो सोडा क्या है, सोडा बाइकार्बोनेट है, क्या है, सोडा बाइकार्बोनेट इंजेक्शन है। सोडा बाइकार्बोनेट इंजेक्शन को मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ट्रीट करने में यूज़ किया जाता है, जब यदि हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा एसिड बन जाए तब। तो ये यहाँ पर डाइल्यूट किया जाता है किस में, डिस्टिल वाटर में। नेक्स्ट वन इज आयरन सप्लीमेंटेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच ऑफ द कंडीशन। किस केस में आयरन सप्लीमेंटेशन नहीं दिए जाएंगे, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होंगे, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, सिकल सेल एनीमिया में, थैलेसीमिया में या फिर एप्लास्टिक एनीमिया में। आपने अभी तक तो यही पढ़ा, एनीमिया की कंडीशन हो जाए तो आयरन दे दो तो ठीक हो जाएगा, फॉलिक एसिड दे दो, लेकिन यहाँ पर देखिए किस केस में हमें नहीं दे सकते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सिकल सेल, तो ये नहीं दे सकते हैं हम किस में, थैलेसीमिया में। किस में नहीं दे सकते हैं, थैलेसीमिया में है जो हम आयरन नहीं दे सकते हैं, याद रखिए आप, क्या है, थैलेसीमिया में आयरन है जो हम नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट वन, प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द स्कल सूचर इज टर्म्ड एज। ये भी हमने कई बार पढ़ा है, यदि स्कल के सूचर सेट समय से पहले क्लोज हो जाते हैं, क्या है, समय के पहले यदि ये सूचर्स क्लोज हो जाएं तो क्या है, माइक्रोसेफेली, मैक्रोसेफेली। माइक्रो का मतलब होता है छोटे हेड साइज, मैक्रो मतलब लार्ज हेड साइज। क्रेनियोस्टेनोसिस या फिर न्यूरोसाइटोस्क्लेरोसिस, तो ये कहलाता है क्रेनियोसिंटोसिस। नेक्स्ट वन, infant with a body weight of 10 kg and kept nil per oral for surgery, how much IV fluid should be administered per hour to the child। यदि बच्चे का वजन है जो 10 किलोग्राम है, उसको क्या रखा गया है, निल पर ओरल रखा गया है किसी सर्जरी के लिए, तो कितना IV फ्लूइड आप बच्चे को देंगे, तो वो दिया जाता है 40 ml पर आवर के हिसाब से, क्योंकि बच्चे का वजन कितना है, 10 किलोग्राम है। तो यहाँ पर जो फ्लूइड का वॉल्यूम आप देंगे बच्चे को पर आवर के हिसाब से, वो कितना होगा, 40 ml। नेक्स्ट वन, नी चेस्ट पोजिशन इज गिवन इन साइनोटिक स्पेल बिकॉज। साइनोटिक स्पेल का मतलब होता है, बच्चों में भी ये देखने को मिलता है, बड़ों में भी देखने को मिल सकता है। साइनोटिक स्पेल में होता क्या है कि रोते रोते आ करके रह जाएंगे, लेकिन एक तरीके से हमें कहेंगे कि बच्चे जनरली होता है या फिर जिनको हार्ट डिफेक्ट हो उनमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि रोते रोते आ करके रह जाएंगे, उनके लिप्स हैं जो ब्लू टाइप हो जाएंगे, सांस नहीं लेंगे, साउंड नहीं निकालेंगे, तो ये क्या कहलाता है, साइनोटिक स्पेल। ऐसे केस में बच्चों को नीचेस्ट पोजीशन प्रेफर्ड की जाती है, क्या है, नीचेस्ट पोजीशन प्रेफर की जाती है। साइनोटिक स्पेल टेरेटोलॉजी ऑफ पैलेट में भी कॉमनली देखने को मिलता है। तो ये नीचेस्ट पोजीशन क्यों दी जाती है, इट रिड्यूस पेरिफेरल रेसिस्टेंस एंड पूलिंग ऑफ ब्लड इन द पेरिफेरीज, इट इंक्रीज पेरिफेरल रेसिस्टेंस एंड पूलिंग ऑफ ब्लड इन द पेरिफेरीज, इट इंक्रीज राइट टू लेफ्ट साइड या फिर इट इंक्रीज पेरिफेरल वैसोडाइलेटेशन। क्यों यहाँ पर ये पोजीशन है जो इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि यहाँ पर पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ब्लड है जो पेरिफेरीज में जाके भरेगा, जिसके कारण जो बच्चे को जो ऑक्सीजन की सप्लाई भी रुक जाती है उस दौरान कुछ समय के लिए, तो वो कंप्लीट। टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट या फिर कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट या फिर कॉमनली बच्चों में देखने को मिलता है, बच्चों की उम्र जब 2 साल से कम हो। आपने सुना होगा बच्चा रोते रोते सांस चढ़ा लिया है, तो ये वही है, लेकिन इसको मैनेज कैसे किया जाता है, या तो बैक साइड है जो आप 1-2 बार उसको पुश करिए या फिर उसको नीचेस्ट पोजीशन में बिठाइए, क्योंकि उस दौरान बच्चा है जो उसको तो अता पता कुछ नहीं रहता, मैनेज आपको करना पड़ेगा।
नेक्स्ट वन, ह्यूमन मिल्क कंटेंस हाउ मेनी ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो ह्यूमन मिल्क में कितना प्रोटीन होता है? ऑप्शन में है आपको 2.2 ग्राम पर 100 ml, 1.1 ग्राम पर 100 ml, या फिर 3.3 ग्राम पर 100 ml, या फिर 4.4 ग्राम पर 100 ml। कितना प्रोटीन होता है ह्यूमन मिल्क में? तो ये होता है 1.1 ग्राम पर 100 ml। 100 ml में 1.1 ग्राम प्रोटीन। नेक्स्ट वन, साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ टोडलर इज। ये यहाँ पर एरेक्शन की स्टेज है। क्या है? एरेक्शन की स्टेज है। तो इसमें साइकोसेक्सुअल स्टेज किस एज में देखने को मिलेगी? ओरल स्टेज में, सॉरी टोडलर में जो साइकोसेक्सुअल स्टेज है वो कौन सी होगी? ओरल स्टेज, जेनाइटल, फैलिक, या फिर एनल स्टेज। ये हमने बहुत पढ़ी हैं, कई एग्जाम में आई भी हैं। तो ये होती है एनल स्टेज। क्या है? साइकोसेक्सुअल स्टेज। क्या है यहाँ पर आपकी? साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है। सॉरी, साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट किसने दी थी? एरिक्सन ने नहीं, सिगमंड फ्रॉइड ने, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर सिगमंड के द्वारा ये जो दी गई थी, क्या है? सिगमंड के द्वारा दी गई थी। ओरल स्टेज है किसके लिए? इन्फेंट के लिए। किसके लिए? इन्फेंट के लिए। टोडलर के लिए क्या है? एनल स्टेज। क्या है? एनल स्टेज। फैलिक स्टेज होती है जो प्री स्कूलर होते हैं। क्या है? प्री स्कूलर, मतलब 3 से 6 साल के। फिर आपकी आती है कौन सी? जेनाइटल, तो जो प्यूबर्टी एज में रहेगी। नेक्स्ट वन, एसफैक्सिया रिफर्स टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ। एसफैक्सिया में किस किस का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा? ऑप्शन में है आपको हाइपोक्सिया, हाइपरकार्बिया एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपोक्सिया, हाइपरकार्बिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोक्सिया, हाइपरकार्बिया, या फिर हाइपोथर्मिया, या फिर हाइपोक्सिया, हाइपरकैविया एंड हाइपरथर्मिया। एसफैक्सिया का मतलब आपको पता है कि जो ऑक्सीजन का लेवल है क्या होगा? कम होगा। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा, मतलब क्या हो गया? हाइपोक्सिया। ये क्योंकि सब में दिया हुआ है, कॉमन है। फिर आपका आता है जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो CO2 का लेवल हमारे शरीर में बढ़ता है, तो वो हो जाएगा आपका हाइपरकार्बिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो आंसर आपका होगा क्या? ए, हाइपोक्सिया, हाइपरकार्बिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ग्लाइसीमिया, थर्मिया, हाइपोथर्मिया, हाइपर, ये सब नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज सिमियन क्रिएस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ विच सिंड्रोम। सिमियन क्रिएस किस में देखने को मिलेगी? ग्लिन-रेयर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, सिक्स साइनस सिंड्रोम, या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम में किस में देखने को मिलेगा? है सीमियन क्रीज। ये देखिए जो सीमियन क्रीज है, क्या है? सीमियन क्रीज देखने को मिलता है जनरली डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में। हथेलियों पे देखिए आप, नॉर्मल बच्चे की हथेली देखेंगे और उनकी हथेली देखेंगे तो जो हमारे हाथों में नॉर्मल पाम क्रीजेस हैं वो देखने को मिलेंगी, जबकि जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे हैं, क्या हैं? डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे, उनमें एक ही लाइन देखने को मिलेगी। इस तरीके से यहाँ पे आपको हाथ में अभी कैसे बना के बताऊँ, तो ये देखिए हमारे हाथों में नॉर्मली इस तरीके से रेखाएं हैं, लेकिन जो डाउन सिंड्रोम वाले होते हैं उनमें एक ही लाइन रहेगी, वो कहलाती है सिमियन क्रीज। नेक्स्ट वन, फादर ऑफ साइकेट्रिक। ये मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ा है, ऑनलाइन जो क्लास हुई थी उसमें बताया था। साइकेट्रिक के जनक कौन है? साइकेट्रिक के जनक कौन है? एस्किपियाडिस, फिलिप पेनेल, पाइथागोरस, या फिर साइफोर्डवियर्स? कौन है यहाँ पर? इसका आंसर भी आप लोग बताएंगे कि फादर ऑफ साइकेट्री क्या है? फादर ऑफ साइकेट्रिक के जो जनक हैं वो कौन है? तो फादर ऑफ साइकेट्रिक कौन है? फिलिप पेनेल। क्या है? फिलिप पेनेल। नेक्स्ट वन इज repetitive and non-purposeful movement carried out uniformly in the absence of external stimulus is known as। बाहर कुछ भी है ही नहीं, क्या है? बाहर का कुछ है ही नहीं, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस है, लेकिन आप बार बार, और जो नॉन पर्पसफुल मतलब जरूरी ही नहीं है वो मूवमेंट करते हैं, वो क्या है? मैनरिज्म, ट्रिमर्स,
प्रिजर्वेशन या फिर स्टीरियोटाइप्स, क्या कहलाएगा ये? तो ये कहलाता है आपका स्टीरियोटाइप। क्या होगा? स्टीरियोटाइप। नेक्स्ट वन, विच न्यूरोट्रांसमीटर इज इन्वॉल्व इन मूवमेंट, पेन, परसेप्शन एंड मेमोरी? तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होगा? आपको कोई दर्द हो रहा है, आपकी याददाश्त को लेके, आपके मूवमेंट को लेके, हिस्टामिन, डोपामिन, एसिटाइल कोलिन या फिर नॉरएपिनेफ्रिन, कौन सा होगा यहाँ पर? तो वो होता है एसिटाइल कोलिन। कौन सा? एसिटाइल कोलिन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन? MMSE 30 पॉइंट्स होते हैं, हमने पढ़ा है। कौन सा नहीं है? कौन सा यहाँ पर नहीं है? ओरिएंटेशन, अटेंशन, कैलकुलेशन या फिर इंसाइट, MMSE में कौन सा हिस्सा यहाँ पे नहीं है? 30 पॉइंट्स पढ़े हैं हमने MMSE के। तो MMSE जो स्केल है, क्या है? MMSE जो स्केल है, इसमें क्या क्या चीज़ें हम चेक करते हैं? वो सब हैं, लेकिन कोई एक नहीं है। तो MMSE में हम ओरिएंटेशन भी चेक करते हैं, अटेंशन चेक करते हैं, कैलकुलेशन भी चेक करते हैं। अब यहाँ पर जो चेक नहीं होगा वो क्या होगा? इंसाइट। क्या होगा? इंसाइट। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल एंटी साइकोटिक? नाउअडेज टिपिकल एंटी साइकोटिक है जो कम यूज़ की जाती हैं, तो कौन सी है? रेस्पेरिडोन, क्लोजापाइन, क्विटिपियन या फिर हेलोपेरिडोल? तो यहाँ पर जो होगी वो होगी हेलोपेरिडोल। आटिपिकल और टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग होती हैं, तो यहाँ पर जो टिपिकल एंटी साइकोटिक है क्या है? हेलोपेरिडोल। कॉमनली जेट्रैक मेथड के थ्रू इसको एडमिनिस्टर किया जाता है, ओरली भी अवेलेबल है। नेक्स्ट वन, द क्लाइंट हु इज अ क्रोनिक एल्कोहल एब्यूजर एडमिटेड टू साइकेट्रिक यूनिट विथ सिम्टम ऑफ ग्रॉस मेमोरी डिस्टर्बेंस, डिसओरिएंटेशन, कन्फ्यूजन, कन्फेबुलेशन एंड इम्पेयरमेंट ऑफ इंसाइट। नर्स अंडरस्टैंड दैट द क्लाइंट हैज़ द सिम्टम ऑफ। तो यहाँ पर यदि आपका कोई क्लाइंट साइकेट्रिक यूनिट में एडमिट हुआ है, लंबे समय से शराब एब्यूज़र रहा है, शराब पीते रहा है, उसको कन्फ्यूज़ है, डिस्टर्ब है, डिसओरिएंटेशन, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ है, ना उसको अपने बारे में कुछ भी अता पता है, तो क्या है? वर्निक्स सिंड्रोम, कोर्साकॉफ, अल्कोहल इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर या फिर अल्कोहल हेलुसिनेशन, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाता है कोर्साकॉफ साइकोसिस। क्या है? कोर्साकॉफ साइकोसिस। वर्निक्स होता है तो थायामीन देके ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है? कोर्साकॉफ साइकोसिस। नेक्स्ट वन, इरेशनल फियर ऑफ बीइंग इन प्लेस अवे फ्रॉम फैमिलियर सेटिंग ऑफ फैमिलीज नोन एज। घर से दूर रहने पे किसी किसी को बहुत डर लगता है, वो क्या है? अगोराफोबिया, सोशल फोबिया, एक्रोफोबिया, फिर एल्गोफोबिया। कौन सा फोबिया कहलाएगा? अपने घर बाहर, घर से दूर रहने में, वो कहलाता है एगोराफोबिया। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूरोटिक डिसऑर्डर? इनमें से न्यूरोटिक डिसऑर्डर कौन सा नहीं है? फोबिक एंजाइटी, OCD, कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया, फिर सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। कौन सा है जो न्यूरोटिक नहीं है? तो वो है कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया। कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया बहुत रिस्की होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में आप इस तरीके से पोस्टर बना के बैठ जाएंगे कि खुद को हार्म पहुंचा सकते हैं। हालांकि ये सभी प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, न्यूरोटिक नहीं है। नेक्स्ट वन, रिपीटेशन और मिमिकिंग ऑफ बर्ड हियर्ड इज टर्म्ड। जो सुना आपने वही रिपीट किया, जनरली ये बच्चे करते हैं, लेकिन साइकेट्रिक पेशेंट में देखने को मिलेगा रिपीट कर रहे हैं, मिमिक्री कर रहे हैं, जो सुनते हैं वो क्या? इकोलेलिया, इकोपैरेक्सिया। तो ये कहलाता है क्या? इकोलेलिया। क्या कहलाएगा? इकोलेलिया। जो सुना वही रिपीट करना। नेक्स्ट वन इज, a nurse in prenatal clinic is assessing a 28-year-old woman who is 24 weeks pregnant. Which of the following finding would lead the nurse to suspect that the client has mild preeclampsia? ये देखिए 28 साल की महिला है, 24 हफ्ते की गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, तो एज अ नर्स आप पता कैसे करेंगे कि उसको माइल्ड प्रीएक्लेम्सिया है? कौन से लक्षण बताएंगे? ग्लाइकोज यूरिया, हाइपरटेंशन, सीजर, हेमेच्यूरिया, ब्लरी विजन, डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, हाइपरटेंशन, एडिमा, प्रोटीनयूरिया, हाइपोटेंशन, बर्निंग, मिक्चुरेशन और वॉमिटिंग। माइल्ड प्रीएक्लेम्सिया मतलब बीपी क्या हो रहा है? हाई हो रहा है, तो ये हाइपोटेंशन आपका नहीं होगा। क्लियर? इस तरीके से आप जो आपके सामने ऑप्शन रहते हैं उनको कट करना सीखिए। फिर सीजर्स आपके एक्लेम्सिया में आएंगे, प्री में नहीं आएंगे, तो ये ऑप्शन भी गया आपका। यूरिन आउटपुट,
यूरिन आउटपुट ब्लरी विजन होता है प्री एक्लेम्सिया में, लेकिन सीवियर में होगा तो ये भी नहीं होगा। अब बचता है आपका बीपी हाई होना, स्वेलिंग होगी और प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा। क्लियर? एक लक्षण है जो अलग करेगा एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया को। तो एक्लेम्सिया में क्या आने लगती हैं? एक्लेम्प्टिक फिट्स आने लगती हैं, जिसको आप एक्लेम्प्टिक फिट्स के नाम से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वन, द कॉर्ड इज अटैच्ड टू द मार्जिन ऑफ द प्लेसेंटा। यदि कॉर्ड मार्जिन ऑफ द प्लेसेंटा से अटैच है तो ये क्या है? वेलामेंटस, प्लेसेंटा फेनेस्ट्रेटा, वेटलडोर या फिर प्लेसेंटा मेम्ब्रेनिका। तो ये कहलाएगा आपका वेटलडोर प्लेसेंटा। यदि प्लेसेंटा अटैच, जो कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, प्लेसेंटा के मार्जिन एरिया से अटैच है तो ये क्या है? वेटलडोर प्लेसेंटा। नेक्स्ट वन इज रूमिंग इन कॉन्सेप्ट मीन्स। तो रूमिंग इन का मतलब क्या होगा? कीपिंग बेबी इन क्रेडल एंड मदर गिविंग केयर, प्लेसिंग मदर एंड बेबी टुगेदर वेयर द मदर प्रोवाइड्स केयर, बेबी इज एंटर्ड इन NICU, मदर गोज टू प्रोवाइड केयर, बेबी केप्ट विथ अदर न्यूबॉर्न एंड मिडवाइफ प्रोवाइड केयर। रूमिंग इनका मतलब होता है माँ और बच्चे को एक साथ रखना। क्या है? माँ और बच्चे को एक साथ रखना। मोस्ट कॉमन ड्रग यूज्ड इन स्टिमुलेशन ऑफ ओव्यूलेशन। बहुत सारे केसेस में ओव्यूलेशन क्या होता है, मतलब एग रिलीज होने की जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाती है कुछ टाइम के लिए, तो एक ड्रग यूज़ की जाती है स्टिमुलेट करने के लिए। क्या? क्लोराम्ब्यूसिल, क्लोमिफेनसिट्रेट, मिथोट्रैक्सिट या फिर साइक्लोफॉस्फामाइड। कौन सी मेडिकेशन यूज़ की जाती है? तो वो होती है क्लोमिफेनसिट्रेट। क्या है? क्लोमिफेनसिट्रेट है जो यूज़ की जाती है ओव्यूलेशन को दोबारा से स्टिमुलेट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, A client in the 30th week of pregnancy develop hyperemesis gravidarum. Which of the following laboratory find indicate the need for intervention? यहाँ पर यदि hyperemesis gravidarum हो रहा है, मतलब वॉमिटिंग हो रही है, क्या है? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग हो रही है, इसके लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, HCG हार्मोन, और ये जनरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद सबसाइड हो जाते हैं। किस केस में आपको लगेगा कि पेशेंट को केयर की ज़रूरत है? यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी 1010, सीरम सोडियम 140 MEQ पर लीटर, प्रेजेंस ऑफ कीटोन, या फिर सीरम पोटेशियम 4.0 MEQ पर लीटर। किस केस में आपको लगेगा कि अब नॉर्मली मैनेज नहीं होगा? तो यदि कीटोन बॉडीज यूरिन में आने लगे तब यहाँ पर पेशेंट को इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज इसको कॉमनली कंसीडर किया जाता है और आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद ये अपने आप सबसाइड हो जाता है। नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ शोल्डर डिस्टोकिया द मैन्यूवर यूज टू रोटेट द पोस्टीरियर शोल्डर टू एंटीरियर पोजीशन 180 डिग्री ऑफ अ कॉक स्क्रू मूवमेंट, इट इज कॉल्ड एज। ये कौन सा मैन्यूवर कहलाएगा शोल्डर डिस्टोकिया में? यदि पेशेंट जो बच्चा है, क्या है? शोल्डर डिस्टोकिया का केस है, तो यहाँ पर 180 डिग्री के उस पर पूरा घुमाया जाएगा एंटीरियर पोजीशन में, पोस्टीरियर शोल्डर से एंटीरियर पोजीशन में। तो कौन सा मैन्यूवर होगा? बुट्स मैन्यूवर, आल्फोर्स एक्सट्रैक्शन या फिर जेवेनेली मैन्यूवर। कौन सा मैन्यूवर ये कहलाएगा? ये कहलाता है वुड्स मैन्यूवर। क्या है? वुड्स मैन्यूवर। ये ट्रेंड गायनेकोलॉजिस्ट ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, इंट्रायूट्राइन प्रेशर इन द सेकेंड स्टेज रीच। ये भी क्वेश्चन आपको UPCHO एग्जाम में पूछा गया था। इंट्रायूट्राइन प्रेशर सेकेंड स्टेज में कितना होगा? 40 to 90 mm ऑफ Hg, 100 to 120 mm ऑफ Hg, 130 to 150 mm ऑफ Hg या फिर 160 to 200 mm ऑफ Hg। कितना होगा? यदि ये प्रेशर ज़्यादा हाई होता है तो यूट्रस रप्चर होने के चांसेस हो सकते हैं, कम होगा, कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं आएंगे, नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवा पाएंगे। तो यहाँ पर ये कितना होगा? सेकेंड स्टेज में पहुँच जाता है 100 से 120 mm ऑफ Hg तक। नेक्स्ट वन, द कोऑर्डिनेशन बिटवीन फंडल कॉन्ट्रैक्शन एंड सर्वाइकल डायलेटेशन इज कॉल्ड। तो कोऑर्डिनेशन है फंडल कॉन्ट्रैक्शन और सर्वाइकल डायलेटेशन के बीच का, तो ये क्या है? पोलैरिटी, डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ द यूट्रस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस या फिर रिट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाता है पोलैरिटी। क्या है? पोलैरिटी। फंडल कॉन्ट्रैक्शन और सर्वाइकल डायलेटेशन। सर्विक्स इतनी ज़्यादा डायलेट हो जाती है ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कि दिखना ही बंद हो जाती है, तो कहलाता है एफास्टमेंट।
एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। 71 से जो 150 तक है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। द मेथड यूज्ड फॉर इंडक्शन ऑफ फ्लेवर आर दी फॉलोइंग एक्सेप्ट, सभी मेथड फ्लेवर इंड्यूस करने में यूज़ की जाती हैं, किसी एक को छोड़कर तो कौन सी है जो इस्तेमाल नहीं होगी? यूज़ ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन, फंडल मसाज या फिर आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सब मेथड इस्तेमाल की जाएंगी लेबर इंड्यूस करने में, किसी एक को छोड़कर। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आई होप सो कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। जो भी डाउट वगैरह रह जाए वो आप बेझिझक होके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 से जो 150 तक है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। जो भी लोग PDF बुक्स, जो भी स्टडी मटेरियल ऑर्डर करना चाहते हैं, मेरे डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।